गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रियंका मान। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपकी सेकंड यूनिट 12th क्लास की स्टार्ट कर दी थी फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस सिस्टम होता क्या है हमारा और फाइल बेस सिस्टम क्या होता है। साथ के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि फाइल बेस सिस्टम या फिर जो हमारा पुराना मैनुअल मेथड था उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी डेटा को मेंटेन करने में, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी फाइल बेस सिस्टम की, जिसकी वजह से हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट किया। और जो हमारे चैलेंजेस थे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने में, उन चैलेंजेस को हमने काफ़ी हद तक DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हमने उनको ओवरकम किया है। हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के बारे में और उसके अंदर यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम यानी कि DBMS होता क्या है। DBMS बेसिकली एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस के अंदर डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस मॉडल क्या होता है। डेटाबेस मॉडल बेसिकली हमारे डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर लॉजिकल डिज़ाइन को डिफाइन करता है और साथ ही साथ हमें ये भी बताता है कि कैसे हम डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, एक्सेस करेंगे और अपडेट करेंगे। अगर हम बात करें डेटाबेस मॉडल्स के टाइप्स के बारे में तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हायरार्किकल मॉडल होता है। हायरार्किकल मॉडल मीन्स जिसके अंदर हम डेटा को ट्री की फॉर्म में मेंटेन करते हैं। ट्री का ही कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर अनदर नेम होता है हायरार्किकल। उसके बाद सेकंड जो हमारा मॉडल है उसका नेम है नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट है हमारा ER मॉडल। ER मॉडल की फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंड फोर्थ वन इज़ रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल या फिर आप ये कहो इन चारों मॉडल्स के अंदर, इन चारों डेटाबेस मॉडल के अंदर सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस जो हमारा मॉडल है वो है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि रिलेशनल मॉडल के अंदर जो हम डेटा मेंटेन करते हैं वो हम मेंटेन करते हैं टेबल की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में डेटा मेंटेन करने की वजह से काफ़ी इजी रहता है यूज़र के लिए एक्सेस करना और मैनेज करना। इसीलिए हम इन सभी 4-5 जो मैंने आपको डेटाबेस मॉडल बताए हैं इन सब में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो हमारा रिलेशनल मॉडल, क्योंकि हम ईजी से डाटा को टेबल की फॉर्म में मेंटेन भी कर पाते हैं और एक्सेस करने में भी हमें कोई इशू नहीं होता है। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर जो हमारा डेटाबेस होता है वो बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। और जो टेबल्स होते हैं डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हर एक टेबल का एक यूनिक नेम होता है। मीन्स हर एक टेबल का डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि किन्हीं भी 2 टेबल्स का एक डेटाबेस के अंदर नेम सेम हो। तो हर टेबल का एक यूनिक नेम असाइन किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सॉफ्टवेयर्स के अंदर कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो हमारा सबसे फर्स्ट ओरेकल, MySQL, DB2, फॉक्स प्रो, इंग्रीज, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हैं RDBMS के, मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने डेटा को टेबल की फॉर्म में मेंटेन किया हुआ है। इस टेबल का हमारा नाम क्या है, एम्प्लॉई। और यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, प्लेस, फ़ोन एंड सैलरी। तो ये हमारे पास इस टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है। देखिए ये टेबल, आप सबको पता है टेबल क्या होती है। टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज़ मैनेज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। या आप ये कह सकते हो टेबल रो और कॉलम की कलेक्शन से मिलके बनी होती है, राइट। तो अब अगर हम बात करें RDBMS के अंदर इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। कंप्लीट जो हमारी टेबल होती है या ये कहो आप टेबल का ही अनदर नेम क्या होता है, रिलेशन, RDBMS की टर्म में। फिर उसके बाद आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल सेल्स की अरेंजमेंट से हमारी क्या बनती है, रो, और रो को हम RDBMS में क्या बोलते हैं, टप्पल। उसके बाद हमारी जो ये वर्टिकल सेल्स की अरेंजमेंट से हमारी जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। और कॉलम को ही RDBMS की टर्म में हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। रो को हम बोलते हैं टप्पल या फिर हम रो को रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। और एट्रीब्यूट या फिर कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। और साथ के साथ हम कॉलम को फील्ड भी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो ये नाम याद रखना। एंड मैंने आपको बता दिया है कि टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। अब हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कर सके, या ये कहो जिसके बारे में हम टेबल को क्रिएट कर सके, उसे हम बोलते हैं एंटिटी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एम्प्लॉय, उसके बारे में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी आपने ऊपर देखा एक एम्प्लॉय हमने टेबल बना रखी है, तो एम्प्लॉय हमारी क्या कहलाएगी, एंटिटी। स्टूडेंट, उसके बारे में भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट भी एंटिटी होगी। एनरोलर, कार, मीन्स ये सारे के सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और इन सब के बारे में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एंटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या होता है? हर एक एंटिटी के हमारे कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एट्रीब्यूट होते क्या हैं? एट्रीब्यूट बेसिकली डिफाइंस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटिटी। जो हमारी एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करे उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे जो यहाँ पे कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। अगर आप देखो एक टेबल के अंदर, वो टेबल हमारे जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग है, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो एम्प्लॉय पे है, तो यहाँ पे जो कॉलम्स बने हुए हैं, ये कॉलम्स क्या बता रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये कॉलम्स हैं इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट। तो आप कह सकते हो एट्रीब्यूट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटिटी। और एट्रीब्यूट का ही अनदर नेम हमारा क्या होता है, कॉलम या फिर फील्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि एम्प्लॉय नंबर, नेम, प्लेस, फ़ोन, सैलरी, ये सब क्या है, हमारे एट्रीब्यूट है। किस टेबल के एट्रीब्यूट है? एम्प्लॉय टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारी रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमारा टेबल होता है। एंड टेबल क्या होता है? टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, हमने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रखी थी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। नेक्स्ट हमारी टर्म है टप्पल। टप्पल क्या होती है? हमारी रो। Each row of a relation are generally referred to as a tuple or record। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हर एक टेबल के अंदर जो हमारी रो होती है उसी को हम टप्पल या फिर रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी एक कंप्लीट क्या है, रो। इसके अंदर ये एम्प्लॉय नंबर है, ये एम्प्लॉय नेम है, ये एम्प्लॉय प्लेस है, ये एम्प्लॉय फ़ोन नंबर है, और लास्ट में एम्प्लॉय की सैलरी है। तो आप ये भी ध्यान रखना, हर एक टप्पल के अंदर हमारे टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होती हैं। ऐसा नहीं है कि टेबल के अंदर 5 एट्रीब्यूट्स हैं और आपकी किसी रो के अंदर सिर्फ 4 ही एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हर एक टेबल के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स एक टप्पल के अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, डिग्री। डिग्री ऑफ अ टेबल। डिग्री ऑफ अ टेबल का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। आपके टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जितने हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अ टेबल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम ये वाला एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, प्लेस, फ़ोन एंड सैलरी। तो यहाँ पे आपकी इस टेबल की डिग्री क्या बनेगी, 5, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ अ टेबल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल। कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। तो अगर हम फिर से इसी टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, आप काउंट कीजिए, 101 102 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ की अगर हम बात करें तो वो कितनी है हमारे पास, 6। तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ हमारी क्या कहलाती है, कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है हमारी, जो भी हम परमिशेबल वैल्यू देते हैं किसी भी एट्रीब्यूट को, मीन्स किसी एट्रीब्यूट को हम ये लिमिट सेट कर देते हैं कि इस एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ यही वैल्यूज़ आएंगी, उसे हम क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। सपोज हमारे पास एक एट्रीब्यूट है एज,
इस एट्रीब्यूट के अंदर हमने वैल्यू सेट कर दी कि सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज़ का डाटा आएगा जिनकी एज 25 to 40 है। तो अगर मैं 25 से 40 की एज के पहले या फिर बाद वाली डाटा को एंटर करूँगी तो वो वाला डाटा इसके अंदर एंटर नहीं होगा। मीन्स हमने एज एट्रीब्यूट के लिए एक परमिसेबल वैल्यू सेट कर दी, उसे हम क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहेंगे, स्कीमा ऑफ दैट डेटाबेस। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एक डेटाबेस का क्या स्कीमा होगा, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, उस रिलेशन का नेम क्या है, मीन्स उस टेबल का नेम क्या है, और आपकी हर एक कॉलम का नाम क्या है, और हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप आप समझते हो, जैसे कि अगर हमारा एम्प्लॉई नंबर है तो उसके अंदर हम सारे नंबर्स डालते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, हमारा न्यूमेरिक। सेम इसी तरीके से अगर हम नेम स्टोर कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट स्टोर हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, वैरचर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टांस की। तो इंस्टांस हमारा क्या होता है, इंस्टांस ऑफ अ रिलेशन इज़ द सेट ऑफ टपल्स। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर आपके पास जो जो टेबल्स के अंदर टपल्स होंगी वो सभी हमारी टपल्स क्या कहलाएंगे, इंस्टांस ऑफ दैट टेबल। यहाँ पे अगर मैं इस टेबल की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, अभी 4 टपल्स हैं, तो ये 4 टपल्स हमारी क्या कहलाएंगी, इस टेबल की इस टाइम पीरियड के ऊपर इंस्टांस ऑफ द रिलेशन। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर एक टपल के अंदर सेम नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हर एक रो के अंदर हमारे सेम नंबर ऑफ क्या है, फील्ड्स हैं, मीन्स सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। इसके अंदर आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी गिवन है, तो हम इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द टेबल। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो आपको पता है कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं इस टेबल के अंदर, हमारे 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 5। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स। आपको हर एक एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, उसका नेम बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, क्लास आईडी, नेम, प्लेस, पिन एंड क्लास। ये हमारे क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ दिस टेबल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या पूछा गया हमसे, आइडेंटिफाई द डिग्री एंड द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। आपको पता है डिग्री हमारी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 5। तो 5 हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द टेबल। और हमारी कार्डिनलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे, 4, 1 2 3 एंड 4। तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिस्ट आउट द डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट। हर एक एट्रीब्यूट का डोमेन नेम क्या है, या क्या डोमेन हो सकता है हर एक एट्रीब्यूट के लिए। तो क्या एट्रीब्यूट डोमेन हो सकता है, सपोज क्लास आईडी के लिए आप डोमेन क्या सेट कर सकते हो, सिर्फ 3 डिजिट की वैल्यूज़ को हमारा ये कंटेन करे। 3 डिजिट से अबव अगर आप लेते हो, जैसे कि सपोज मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1001 लिखा मैंने, 4 डिजिट्स हो गए, तो ये इसके अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। सेम ऐसे ही हम प्लेस के लिए सेट कर सकते हैं कि सिर्फ सपोज हम कर देते हैं, सिर्फ आपको हरियाणा वाले स्टूडेंट्स को लेना है, चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट्स को लेना है और पंजाब वाले स्टूडेंट्स को लेना है। तो यहाँ पे प्लेस में सिर्फ वही वाले स्टूडेंट्स एंटर हो पाएंगे जिनका स्टेट क्या है, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड पंजाब है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए सोच सकते हो क्या क्या डोमेन हो सकती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर टॉपिक हमारा क्या है, कीज़। देखिए कीज़ जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है हमारा, और इससे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। तो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर इसको डिटेल में आपको समझा दूंगी। एक ही एग्जाम्पल की हेल्प से मैं सारी की सारी कीज़ आपको बता दूंगी। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कीज़ होती हैं, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, और हमारी एक फ़ॉरेन की भी मिलेगी, ये रही फ़ॉरेन की। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कीज़ होती हैं, इनको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर डेटाबेस। पॉपुलर डेटाबेस के हमने एग्जाम्पल्स बताने हैं और उनके बारे में कुछ हम डिस्कस भी करेंगे। देखते हैं, देखिए हमारे पॉपुलर डेटाबेस कौन कौन से हैं, माई एसक्यूएल, MS एक्सेस, ओरेकल, DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल, MX, फोक्स प्रो, इंग्रेस। ये हमारे पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम है या फिर DBMS बोल सकते हो आप इनको। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा DBMS सिस्टम किस कंपनी ने बनाया है और कैसा है वो। देखिए सबसे फर्स्ट हमारा जो है
वो है माई एसक्यूएल डेटाबेस। माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो माई एसक्यूएल कंपनी ने डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था 1995 के अंदर, और इसे 2008 के अंदर सन माइक्रोसिस्टम ने एक्वायर कर लिया था। मीन्स सन माइक्रोसिस्टम ने इसको 2008 के अंदर अपने अंडर ले लिया था, उसको खरीद लिया था, और सन माइक्रोसिस्टम को फिर ओरेकल ने 2010 के अंदर एक्वायर कर लिया। तो जो माई एसक्यूएल डेटाबेस है अब वो हमारा किसके अंदर आता है, ओरेकल कंपनी के अंडर आता है। माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट, माई एसक्यूएल जो हमारी कंपनी है वो सबसे लार्जेस्ट ओपन सोर्स कंपनी है वर्ल्ड के अंदर। ओपन सोर्स कंपनी का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री बनाती है मैक्सिमम। और जो हमारा माई एसक्यूएल डेटाबेस है, माई एसक्यूएल डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स हाई एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड कोस्ट। मीन्स कोस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं है, एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, और रिलायबल हमारा डेटाबेस है, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम एस एक्सेस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एम एस एक्सेस किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो इसको डेवलप किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है, और इसको बेसिकली डेवलप किया जाता है पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने पर्सनल काम के लिए या फिर किसी स्मॉल बिजनेस के लिए आपको डेटाबेस को मेंटेन करना है तो उसके लिए आप एम एस एक्सेस का यूज़ कर सकते हो। आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो उसी के अंदर आपको एक ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा एम एस एक्सेस का। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, GUI प्रोवाइड करता है, जिससे यूज़र बड़ी आसानी से इसके साथ काम कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरेकल डेटाबेस की। ओरेकल डेटाबेस जो है हमारा वो ओरेकल कंपनी ने इसको डेवलप किया है, और ये जो हमारा डेटाबेस है वो RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की 4th जनरेशन का पार्ट है। और ये डेटाबेस जो है वो बिग कंपनीज़ के अंदर काम करता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपको डेटाबेस मेंटेन करना हो वहाँ पे हम ओरेकल डेटाबेस का यूज़ करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस या फिर इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको बिग कंपनीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये हमारा डेटाबेस, इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी फीचर्स हैं, जैसे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी दिए जाते हैं, ट्रिगर भी होता है इसके अंदर, शेयर्ड एसक्यूएल होता है, लॉकिंग होता है, ये सारी फीचर्स ओरेकल डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको बिग कंपनीज़ के अंदर लार्ज अमाउंट के डाटा को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओरेकल डेटाबेस को। उसके बाद हम बात करते हैं DB2 की, डेटाबेस 2 की। ये हमारा IBM कंपनी ने इसको डेवलप किया है, और इसका भी यूज़ हम लार्ज कंपनीज़ के अंदर करते हैं। देखिए कुछ हमारे जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, जिनको हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर डाटा को आसानी से मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा DB2 हमारा डेटाबेस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी हमारा सपोर्ट करता है। बस इसकी एक ही डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा कॉस्टली है। जैसे अभी हमने बात किया था ना माई एसक्यूएल डेटाबेस, वो हमारा काफ़ी इवन वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हमारे लिए काफ़ी चीप रहता है वो, लेकिन जो DB2 है वो हमारे लिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया गया था, और ये जो हमारा डेवलप किया है वो विंडोज़ के लिए डेवलप किया गया है, बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया है। और इसको हम वर्क स्टेशन की जैसे हमारा इंटरनेट वगैरह पे आपको डेटा वगैरह स्टोर करना है, एक्सेस करना है, उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आपको अपना कंप्यूटर पे सर्वर बनाना है तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का मतलब क्या है, नॉट ओनली एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये जो हमारा डेटाबेस है ना, इसको हम ये भी कह सकते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये। और इसका हम ज़्यादा यूज़ कहाँ पे करते हैं, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मतलब जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा का मतलब ये है कि जहाँ पे लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर होता है। आपको भी पता है कि गूगल के ऊपर एक ही दिन के अंदर कितना ज़्यादा डाटा स्टोर कर देते हैं हम। फेसबुक के अंदर हम अपनी अगर खुद की भी फोटोज़ डाल दें, एक दो वीडियोज़ डाल दें, तो हमारा GB के अंदर, हम एक दिन के अंदर सपोज हम GB के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं, MBs में डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो कितने सारे यूज़र्स फेसबुक अकाउंट को यूज़ करते हैं, गूगल को यूज़ करते हैं। तो मतलब एक दिन के अंदर ही वहाँ पे डाटा का जो स्टोरेज है वो काफ़ी हाई होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नो एसक्यूएल का। तो जो सोशल मीडिया साइट्स होती हैं वो इस वाले एसक्यूएल सर्वर का यूज़ करती हैं, हमारे डेटाबेस का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ग्रेसक्यूएल।
पोस्टग्रेसक्यूएल जो हमारा है वो हमारा ORDBMS है। ORDBMS का मतलब है ओपन सोर्स डेटाबेस। ओपन सोर्स डेटाबेस, जहाँ पे भी ओपन सोर्स वर्ड आ जाए उसका मतलब ये है कि वो फ्री में आपको अवेलेबल होता है, आपको उसको परचेज करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। और ये वाला जो डेटाबेस है हमारा, वो लिनक्स को भी सपोर्ट करता है, विंडोज़ को भी, सोलरेज को भी, तो काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ये सपोर्ट करता है। जो ये तीनों नाम बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम हैं हमारे। और उसके बाद मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ओपन सोर्स डेटाबेस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट फोक्स प्रो की। माइक्रोसॉफ्ट फोक्स प्रो जो है हमारा, वो किसने डेवलप किया था इनिशियली? फोक्स सॉफ्टवेयर ने डेवलप किया था और बाद में उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्वायर कर लिया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट फोक्स प्रो। इसकी जो एडवांटेज है कि इसके अंदर हमने DBMS को और RDBMS दोनों को हमने क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी। नेक्स्ट जो हमारा डेटाबेस है वो है इंग्रेस डेटाबेस। इंग्रेस डेटाबेस जो है एक हमारा ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लार्ज नंबर पे गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स। तो आप इन्हीं सभी को, जैसे मैंने जिसके अंदर भी आपको जो पॉइंट्स मार्क किए हैं, जो जो मैंने आपको बताए हैं, उनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। मेनली आपको ये याद रखना है कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है और कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ काफ़ी पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं हमारे। तो उसमें मैंने आपको बताया था ओरेकल, DB2, और सबसे फर्स्ट हमने जो बात किया था MySQL। ये काफ़ी पॉपुलर हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर आपको डेटाबेस स्टोर करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो आप इनमें से किसी भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।